जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। तो अब धुआंधार तरीके से तैयारी स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। अब से आपका क्लास 10th का एक प्रॉपर वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अब मैं आपको वीडियो पे वीडियो देते रहूँगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी मॉडल्स पेपर है सबको कवर किया जाएगा। अभी इस साल का मॉडल पेपर तो अभी तक तो नहीं आया है, पर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, जब तक मॉडल पेपर ना आ जाए तब तक क्या करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल्स पेपर है सबको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग कवर करने का काम करेंगे। इससे होगा क्या कि देखो बाबू, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हर साल का अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ के जाओगे, सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ के अगर एग्जाम में बैठते हो तो आप लोग फेल नहीं होगी, मेरी गारंटी है। पर अगर आपको एक अच्छा खासा मार्क्स लाना है, मार्क्स अगर अच्छा खासा गेन करना है, तो आपको अगर ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए फिर भी, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉडल्स पेपर है सबको रट लो, तो आपका 100% मैं बताता हूँ बहुत अच्छा 90% तक नंबर आ जाएगा आपका। 90%, 99% ऐसे नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसी पर लगे हैं कि अगर आप लोगों ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग पढ़ लो, जितने भी मॉडल्स पेपर है वो सब कवर कर लो। और फिर साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ओरिजिनल क्वेश्चंस, तो बोलेंगे सर मुझे तो ओरिजिनल क्वेश्चंस है नहीं मेरे पास, तो भाई साहब हम लोग कब काम आएंगे, एक एक करके आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर का 2024 का, 23 का, 22 का, जब जब आपका एग्जाम हुआ है तभी तब का मैं पिछला करीबन 6-7 साल का पुराना मैं सब साल का ओरिजिनल पेपर मैं आपको करा दूंगा। और ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर जैसे कराऊंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधे बोलो तो आप लोग सारा क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जैक बोर्ड का ही आदत, अच्छा भी बोल लो खराब भी बोल लो, कि वो क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का सारा मॉडल पेपर, ठीक है, इस साल का मॉडल पेपर आएगा तो वो तो हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर कर लोगे और आप लोग अगर सारा पुराना क्वेश्चन आंसर भी कर लोगे ना, तब आप लोग का खतरनाक नंबर आ जाएगा, मेरा बात मानो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हो। तो ये बेसिकली देख सकते हो 2023-24 का, यानी कि अगला साल का ही मॉडल पेपर है आपका, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रश्न फिजिक्स का आ गया है, लिखा हुआ यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। हाँ, बेसिकली हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, आप लोगों ने पढ़ा कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो उत्तल दर्पण फोकस दूरी होती है, उसकी आपके जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आपके पास धनात्मक होती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बोले अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो क्या होती है, आपके पास धनात्मक होती है। तो ये चीज को याद रखिएगा। परंतु कभी अगर समतल दर्पण की बात करें तो उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखना मेरी बात, बी नॉट ऑप्शन कट हो जाएगा। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न, और जो मैंने जो बताया सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। मैं वो सारी चीजें आपको बताता चलूंगा जिस चीज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक है ना। तो मेरी सब बातों को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है किसी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। देखो सबसे पहले बात तो अवतल दर्पण केवल 6 जगह पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और 6 जगह आई होप कि आपको प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है आपको पता होगा। एक अनंत पर बनता है, ठीक है, उसके बाद एक अनंत और सी के बीच में बनता है, फिर एक सी पर बनता है, और एक सी और एफ के बीच में बनता है, एक एफ पर बनता है, और एफ और लास्टली जिसको हम लोग पी बोलते हैं ध्रुव, उसके बीच में बनता है, ठीक है। तो इतने जगहों पे टोटल बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब आपका फोकस दूरी और पी के बीच में जब कोई प्रतिबिंब को रखते तब वहां पे उस स्थिति में अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो आपका कैसा बनाता है, सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। बाकी जितने भी जगह पे आप लोग रख लो, चाहे सी पर रखो, चाहे एफ पर रखो, चाहे एफ तथा सी पर रखो, चाहे एफ पर रखो, ठीक है, या फिर अनंत पर रखो, ठीक है, मैंने कहीं भी रखो, खाली पी और एफ के बीच में छोड़कर, तो सब जगह पे क्या बनाता है, वो वास्तविक और उल्टा बनाता है। यानी 5 जगहों पे वास्तविक और उल्टा बनाता है, सिर्फ एक जगह पे आभासी और सीधा बनाता है। तो कभी पूछे कि आभासी और सीधा कहाँ बनाता है, और आभासी सीधा बनता है सबसे बड़ा आकार का बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से बड़ा होता है, तो वो कहाँ बनता है, एफ और पी के बीच में बनता है, ठीक है। परंतु यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि अवतल दर्पण में कहाँ पर रखे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक उल्टा बनेगा, और वास्तविक उल्टा तो टोटल 5 जगह पे बनता है। तो फिर कैसे बताओगे आप लोग। तो इसको बताने के लिए और एक हिंट दिया है कि जो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब आपका जो बिंब होता है वो सी पर जब होता है ना, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, तब वो उस जगह पर रहता है, तब जो आपके पास प्रतिबिंब बनता है वो आपका एक तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, साथ साथ समान आकार का बनेगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने जो जो चीजें बोली बहुत सटीक तरीके से बताई है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तब आपको पता होगा, बाकी इसके बारे में पता नहीं तो आप लोग सर्च कीजिएगा। थोड़ा प्रीवियस मैंने बहुत शायद 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो लिया था जिसमें मैंने अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस, अवतल दर्पण हो गया, अवतल लेंस उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, मैंने बहुत अच्छे से 1 या 1.5 घंटा का वीडियो मैंने
लेकर सब अच्छे से समझा दिया है, जाके देख लीजिए अगर आपको, ठीक है। तो आप लोग कभी भी आगे चल के नहीं भूलोगे। शायद लेंस वाला नहीं बनाया था, पर दर्पण वाला मैंने बनाया था, याद है मुझे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेजी से गति मैंने सबसे तेजी से गति चलता है, बोल के सबसे तेज गति से कौन कहाँ चलेगा? तेल में, पानी में, वायु में, कागज में? तो सबको पता है वायु में। अच्छा यूँ समझ लो, ठीक है, उतना आपको साइंटिफिक नहीं समझना है, समझो मेरा बात। जैसे आप लोग एक नॉर्मल रास्ते में चल रहे हो, खाली रास्ता में चल रहे हो, एक भीड़ वाले रास्ते में चल रहे हो, तो आप लोग कहाँ ज़्यादा स्पीड चल पाओगे? खाली रास्ता में, क्योंकि आपको रोकने के लिए कोई है नहीं। पर भीड़ वाले रास्ता में हर दूसरा आदमी आपको ठोकर मारेगा, आप लोग स्लो हो जाओगे। तो उसी प्रकार से जो आपका, अगर हम लोग बात करें, प्रकाश जो है वो उसको भी चलने में दिक्कत होता है। अगर कोई चीज़ ना रहे तो वो तेजी चल पाएगा। जैसे वायु में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो वो वहाँ पे वायु में सबसे ज़्यादा तेज चल पाएगा। पानी थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, सांद्र होता है। किसके मुताबिक? वायु के मुताबिक, यानी कि वायु के मुताबिक थोड़ा स्लो चलेगा पानी में। अब निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड होती है, और यही प्रकाश की सबसे दूरतम या फिर सबसे स्पीड चाल होती है, जो कि निर्वात में होती है। क्योंकि निर्वात में हवा से भी वो कम सघन होता है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तेज निर्वात में, और निर्वात से उसके बाद वायु में, फिर वायु के बाद जो चीज़ें होती हैं आप लोग उसे समझ गए ना। यानी कि जहाँ पे आपका माध्यम का सघनता कम होगी वहाँ पे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, पर यहाँ ऑप्शन में निर्वात नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन में वायु है। इन सभी से, क्योंकि तेल जो होता है वो वायु से मोटा होता है, पानी भी वायु से मोटा होता है, कागज तो मोटा होता ही है, क्योंकि कागज कुछ कागज तो अपारदर्शी होते हैं, वहाँ तो प्रकाश पार ही नहीं होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखा है तो सबसे जो पतला होता है वो वायु होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक लेंस की क्षमता -4 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहले बात आपको क्षमता, यानी कि P बराबर में 1/f होता है। आई होप कि आपको पता होगा। जहाँ पे P जो होता है वो लेंस की क्षमता, जिसको डायोप्टर से हम लोग मापते हैं, और F जो होता है उसको हम लोग मीटर से मापते हैं। यानी फोकस दूरी जो होगी लेंस की, वो क्या होगी आपके पास? मीटर में होगा। ये बेसिकली लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया हुआ? -4 दिया हुआ, यानी कि 1/f का वैल्यू कितना दिया आपके पास? -4 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? फोकस दूरी, यानी कि f का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे -4 जो है ना, ये डायोप्टर में दिया हुआ है, याद रखना मेरी बात, कुछ नहीं बोला मैंने, डायोप्टर में दिया हुआ है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे समझो मेरी बात, कि यहाँ पे जो आपको पास f निकालना है, पर यहाँ पे 1/f का वैल्यू दिया हुआ है। तो f कैसे निकालोगे? तो इसको पलट दो, तो इधर भी पलट जाएगा। तो इसको अगर पलट दोगे, 1/f पलटेगा तो f हो जाएगा, मैंने f/1 हो जाएगा। f/1 तो वो f ही होता है। तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास? इधर भी तो पलट जाएगा, यानी कि 1/-4 हो जाएगा, या फिर बोले कि -1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को ऊपर लिख सकते हो। तो f का वैल्यू क्या निकल कर आया? 1/4 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 1/4, इसका वैल्यू निकालो, क्या होगा? 0.25 हो जाएगा। 0.25 क्या? मीटर, क्योंकि ये जो आएगा मीटर में आएगा। फोकस दूरी लेंस की क्षमता में जो होता है वह मीटर में होता है, इसलिए वो 0.25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन होगा, और नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव देना बहुत जरूरी है। और ये नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि ये कौन सा दर्पण है? ये बेसिकली अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सॉरी, अवतल लेंस है, ठीक है। यहाँ दर्पण की नहीं होता है, दर्पण के लिए क्षमता नहीं होती है, ठीक है, लेंस के लिए क्षमता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पक्षमाभी पेशी क्या करता है? उसकी फोकस दूरी को समन्वयित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोलोगे सर यहाँ पे पक्षमाभी पेशी तो है नहीं, तो भाई साहब उसी को इंग्लिश नाम सिलियरी मसल्स होता है, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। सिलियरी मसल्स बोले या पक्षमाभी पेशी बोले, एक ही चीज है, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहेगा मार दीजिएगा। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो समझिएगा मेरी बात। दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हाइपरमेट्रिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं किसको? दूरदृष्टि दोष को। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन में आए तो उसको मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया बोलते हैं। और एक होता है जरा दूरदृष्टिता, तो जरा दूरदृष्टि दोष होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होप कि आपको याद होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जरा दूरदृष्टि को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। और निकट दृष्टि को क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये सब कभी कभी क्वेश्चन आता है। अच्छा, प्रतिरोध कैसा मतलब क्या होता है? ओम होता है, सबको पता है, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, हेडफोन जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो होता है वो बेसिकली विद्युत बल्बों में, हीटर वगैरह में किया जाता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती है, याद रखना, जैसे कि एक क्षण चुंबक है, कोई भी चुंबक हो, चुंबक जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो सबसे पहली बात तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाती है। और चुंबक के अंदर में उल्टा होता है, वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गमन करती है।
करती है, ठीक है। और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो, चुंबक जो होता है और चुंबक के क्षेत्र से रखा हो तो ये क्लोज लूप बनाती है, इस प्रकार से वो क्लोज रिंग बनाती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये अगर आप लोग नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से बाहर तरफ निकल रही है और साउथ पोल में घुस रही है, लेकिन चुंबक के अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रही है, क्योंकि ये गमन कैसा कर रहा है, ऐसा गमन कर रहा है, ठीक है। तो चुंबक के अंदर में उल्टा हो जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, परंतु बाहर में एक्चुअली होता है जो कि क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, जो कि आपके पास बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? परम माने सीधे समझो कि जो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो सनलाइट है, सौर ऊर्जा। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, किस प्रकार का समीकरण? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फेरस है, जो लोहा है, वो कॉपर सल्फेट के उसके विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और जाके वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, यहाँ पे विस्थापन कर रहा है। कौन? फेरस कॉपर, क्योंकि फेरस जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो समझो H+ जिसका ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्ल कौन है? जठर रस। जठर रस को हम लोग HCl बोलते हैं। HCl को सबसे देखा जाए तो सबसे तगड़ा अम्ल बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे जठर रस को HCl बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले तो नींबू होगा, नींबू का रस, उसके बाद शुद्ध जल, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बोले सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो क्षार होता है, इसमें तो H+ आयन नहीं होता, इसमें तो OH- होता है, ठीक है। और ये तो सर शुद्ध जल, इसका तो नहीं H+ होगा नहीं OH- क्योंकि ये तो भाई साहब ये तो निटोल होता है, उदासीन होता है। तो बाबू ऐसा नहीं है, उदासीन हो चाहे आपका क्षार हो, सब में H+ आयन होता है, परंतु अम्ल में H+ आयन की ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे H+ आयन शो कर पाता है। परंतु जो क्षार होता है उसमें H+ आयन इतना कम होता है, बहुत ही कम होता है, वहां पे सिर्फ OH- की अधिकता होती है, इसलिए वहां पे OH- शो करता है, ठीक है। तो H+ आयन सभी में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है क्या क्षार में H+ आयन होता है? तो जी हाँ होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो OH- को मात दे पाए और वो अपना अम्लीय गुण दर्शा पाए, क्योंकि H+ आयन के कारण ही कोई पदार्थ या फिर बोलो कि कोई लिक्विड अम्लीय गुण दर्शा पाता है, ठीक है। और OH- आयन के कारण ही कोई जो पदार्थ या लिक्विड है जो क्षार गुण दर्शा पाता है। तो जिसमें OH की अधिकता होगी वो आपका क्षारीय गुण दर्शाएगा, और जिसमें H+ की अधिकता होगी वो अम्लीय गुण दर्शाएगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हो आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक पदार्थ दिया हुआ है, एक नहीं, यहाँ पे 3-4 पदार्थ है, ABCD कोई पदार्थ है जिसका क्रमशः pH मान A का 5 है, आपका B का 8 है, C का 10 है और आपके पास D का 14 है। इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा? तो समझो मैं pH स्केल बनाता हूँ, जो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, बीच में एक 7 होता है। तो 0 से जो 7 है इसके बीच में जो भी पदार्थ होता है उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो होता है, ठीक है, बोले कि 7 से 14 तक लेकर ये क्या होता है, क्षारीय होता है, और जो काटा काटी 7 होता है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। आप समझो जितना कम वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, यानी कि 7 से जितना कम होगा उसका अम्ल का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वो सबसे सांद्र अम्ल होगा, और 7 से जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो क्षार उतना ज्यादा होगा। यानी कोई ऑप्शन में अगर मान लो कि एक लिखा है कि 13 और 14, तो इनमें से कौन प्रबल क्षार है? तो 14 प्रबल क्षार होगा, ठीक है, और जो 13 होगा वो नॉर्मल क्षार होगा, ठीक है। और यहाँ अगर मान लो कि एक लिखा हुआ है कि 1.2 और एक जगह लिखा है 3, तो इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो 1.2 प्रबल अम्ल होगा, और यहाँ पे 3 क्या होगा, नॉर्मल दुर्बल। यहाँ इसके मुताबिक क्या होगा, इसे 3 भी कोई दुर्बल नहीं होता है, ठीक है, परंतु इसके मुताबिक क्या होगा, कम अम्लीय गुण दर्शाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो यानी कि देखो यहाँ पे 5 जो है ये 7 से कम, यानी कि यही अम्लीय होगा, जो कि ए ही का वैल्यू 5, यानी कि यहाँ पे ए नंबर का ही ऑप्शन कट है, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में ही ए है, ठीक है। अच्छा सबसे अधिक क्षार कौन होगा? 13 होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था, MgOH का होल 2, ठीक है, उसका जो pH स्केल में जो मान होता है वो 10 होता है, ठीक है, 10 के आसपास होता है, याद रखना मेरी बात। और HCl का 1.2 के आसपास होता है शायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्लग्नि सामक में क्या आता है? तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, साथ ही इसको बेकिंग सोडा भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है। शायद सोडियम, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा चेक कर लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ इसी को बोला जाता है, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों दर्शाता है, ठीक है। तो देख लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, साथ ही साथ जो जिंक ऑक्साइड होता है ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, साथ साथ जो टीन का ऑक्साइड होता है, टीन का ऑक्साइड SnO ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, और PbO लेड का ऑक्साइड, ये चारों का चारों उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, इन सभी को याद रखिएगा। दिए गए तत्वों में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस का मतलब ये होता है कि जिसका बाध्यता कक्षा में फुलफिल 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे सिर्फ सी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है कि बाध्यता कक्षा में 8 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये बेसिकली देखा जाए तो ये किसका है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 और 8 किसका होता है, मैंने कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखो जो आपके पास एल्किन और एल्काइन जो होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। बाकी जो आपके पास एल्केन होता है यानी कि CnH2n+2 जो होता है ये आपके पास संतृप्त होता है। यानी कि सीधा सीधी मैं आपको ट्रिक बताऊं, देखो अगर आपके पास कार्बन की संख्या 1 होगी ना, तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, बस n का वैल्यू 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 × 1 2 ही हो गया, प्लस का 2 4। यानी कि जो भी आपके पास होगा उसका डबल से 2 ज्यादा। ठीक है ना, तो देखो आपके पास जैसे कि यहाँ पे कार्बन 1 है, तो कार्बन का 1 है तो इसका डबल क्या होगा 2 होगा, 2 में फिर 2 जोड़ो 4 है, यानी कि ये क्या आपके पास एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है C2H6, यानी कार्बन 2 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, तो 2 का डबल करो, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर 2 जोड़ो तो 6 आया। अगर 6 आ रहा है यानी कि ये भी क्या आपके पास एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा, ये 1 नंबर का तो है ही नहीं। डी नंबर देखो, डी में क्या आपके पास कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, तो 4 का डबल करो कितना हो जाएगा 8, 8 में फिर 2 जोड़ो कितना आएगा 10, अगर 10 आ रहा है तो यानी कि ये भी क्या एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये भी नहीं होगा। बचा एक पास C2H2 यानी कि कार्बन 2 है, इसका डबल करो 4 हो जाएगा, तो देखो यहाँ तो 4 तो है ही नहीं, 2 जोड़ने की तो बात ही छोड़ दो, तो यही क्या हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बेसिकली किस में आता है पता है, इसमें बेसिकली आपके पास देख लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, जो कि किस में आता है एल्काइन में आता है, CnH2n में आता है। ठीक है, 2n-2 में आता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCHO में कौन प्रक्रिया समूह, तो देख लो यहाँ पे CHO जिसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, तो बेसिकली इसमें कौन सा प्रक्रिया समूह है, इसमें एल्डिहाइड है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, इसी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, नॉर्मल नाम इसको बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड इसको नाम है। साथ इसको हम लोग क्या बोला जाता है पता है, इसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो भारतीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जितनी भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे तत्व है जिसके भारतम इलेक्ट्रॉन में भारतम कक्षा में हीलियम जैसा भारतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हीलियम का भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ में से कौन सा तत्व ऐसा है जिसके भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 10, तो इसको अगर बांटोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8 10 नहीं 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा इसको अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2 8 और 2 हो जाएगा, देख लो भारतीय कक्षा में 2 है इसीलिए आपके पास मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, इसको बांटोगे तो 2 8 2 8 8 2 होगा। ठीक है, 2 8 10 हो गया, फिर 10 और इधर चाहिए आपके पास 10। ठीक है, तो इसमें देखा गया तो कैल्शियम का भी भारतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपना हिसाब से आप लोग आंसर मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके भी भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। परंतु जो पोटेशियम होता है इसका जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है, तो इसको अगर बात होगी तो कितना हो जाएगा 2 8 8 कितना हो गया 2 18 हो गया और 1, तो इसके भारतम कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होगा नहीं। बचा एल्यूमिनियम का तो 13 होता है, तो ये तो हो गया आपके पास 2 8 3, तो ये भी होगा नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के भारतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों ही जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो लिथियम के बराबर है, तो दोनों ही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मैग्नीशियम में देखा जाए तो ये परजीवी पोषण करता है। मैग्नीशियम पैरामीशियम जो भी पूछे तो भी ये दोनों क्या होते हैं परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। देखो शोषण प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरेट का विखंडन कहाँ होता है, तो बेसिकली कोशिका द्रव्य में होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए, अब देखो सर पढ़ेगा कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी, तो मार देगा वृद्धि हार्मोन, तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, थायरोक्सिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, तो यहाँ शरीर की वृद्धि का जो है हार्मोन उसके उपापचय का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है थायरोक्सिन करता है। याद रखना मेरी बात, थायरोक्सिन थायराइड और एक हार्मोन होता है, तो फिर अभी थायरोक्सिन सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में सभी अनेक
अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, तो बेसिकली मेंडुला में होता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं वो कहाँ पे नियंत्रित होती है, मेंडुला में। जैसे दिल का धड़कना हो गया, सांस का चलने से मेंडुला में नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन हो रहा है, सीधा सीधी बात है। तो ये प्लेनेरिया में विखंडन हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन। याद है आपको, तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो सब बच्चे मार देंगे गर्भाशय, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में निषेचन फिलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिका या अंडवाहिनी, ठीक है ना। तो यही आपके पास सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। अंडवाहिनी या फिर फिलोपियन ट्यूब, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जो लिखा रहेगा वो सबसे मार दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अच्छा, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है किसके कारण, पिता और माता दोनों के डीएनए के कारण, ठीक है। माता पिता के डीएनए के कारण ही जीन का प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव में परिवर्तन का प्रभाव होता है, जो भी चीजें समझो आप लोग। अच्छा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र में शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है, यानी समझो जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, इसमें जो आपके पास विद्युत नाभिकीय विखंडन द्वारा एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन किस में होता है, नाभिकीय में, ठीक है। नाभिकीय संयंत्र में यूज किया जाता है। परंतु विद्युत न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ये बेसिकली सूर्य में पाया जाता है। सूर्य जो एनर्जी अपना रेडिएट करता है, ये किससे करता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। परंतु जो हमारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ये क्या करता है, नाभिकीय विखंडन द्वारा अपना एनर्जी बनाता है। तो याद रखना मेरी बात। चला आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले, क्या लिखा है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। सीधा सीधी बोलो कि देखो कोई पत्ता है, पत्ता पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य का प्रकाश का कितना जितना भी प्रकाश उसमें पड़ा, उस प्रकाश का कितना प्रतिशत वो भाग खाना बनाने में यूज कर पाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ 1% होता है। तो सोच के देखो, अगर पेड़ पौधा सभी पूरा का पूरा एनर्जी अगर यूज कर ले तो क्या होगा। सो सिर्फ मोटे 1% में पेड़ पौधा जिंदा रहता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, थर्मोकोल से बने डिस्पोजल का, प्लास्टिक के डिस्पोजल का, मिट्टी के डिस्पोजल का, कागज के डिस्पोजल का। तो बोलेगा सर कागज का, कागज काटोगे भाई साहब, कागज बनाना तो पेड़ काटना पड़ेगा, तो ये तो दिक्कत है। परंतु मिट्टी के लिए कोई पेड़ नहीं काटना, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी सड़ भी जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा हुआ मिट्टी, सी नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी आपका मॉडल पेपर है, बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, पर हम लोग उसको बाद में कभी कवर करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल में कवर कर दिया, और जो भी क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। और मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इसी प्रकार से धुआंधार कंटेंट पाने के लिए आपको मैं सारे मॉडल पेपर करा के दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। और जो आपका इस साल पूछा जाएगा वो तो करा के दूंगा ही, आपको इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, उसमें भी इसी प्रकार से मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, और साथ ही साथ हम लोग आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप बकौती मत कीजिएगा, जो चीजें हैं काम की वही चीज पूछेगा। अब एक दो बच्चा ऐसा होता है कि जो फालतू फालतू बात करता है, तो फालतू बात नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।